अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। सादिया अफजाल छुट्टियों पर हैं और उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता देते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकराती अमल पर बात करेंगे और अपने मेहमानों से सवाल उठाएंगे कि एतमाद के फुकदान की मौजूदगी में मुज़ाकरात का अमल कामयाब कैसे हो सकेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सानिहा 9 मई में मुलव्विस अफराद पर आने वाले फैसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फैसला मुस्तकबिल में 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगा। खुदा खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकेंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। अपोजिशन की कोशिश है कि जल्द अज जल्द हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी रहनुमा के साथ अहम मुलाकात की, जिसके बाद कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। आपको बताते चलें कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 23 दिसंबर को मुज़ाकरात का एक अहम दौर हो चुका है, जिसके बाद 2 जनवरी को होने वाली आइंदा मीटिंग में अपोजिशन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए जाने पर इत्तफाक किया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज सानिहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजाएं सुनाए जाने के बाद 2 जनवरी को अपोजिशन की जानिब से क्या चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा, ये वो अहम सवाल है जिसके साथ हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से का आगाज करेंगे। क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं या नहीं, इसी पर ही बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर मुगल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर हम मुज़ाकराती कमेटी की बात करें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, 2 डिमांड्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले दिन से दोहरा रही है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर, और दूसरी डिमांड ये है कि जो जितने भी सियासी असीरान हैं उन्हें रिहा किया जाए। इन 2 मुतालिबात के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने और कौन से मुतालिबात रखने जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, जब इन 2 मुतालबात में को हमें हुकूमत संजीदगी दिखाएगी और इसकी तरफ कोई स्टेप फॉरवर्ड करेगी तो उसके बाद हम देखेंगे ना। मुतालबात की तो हमारी बहुत लंबी फहरिस्त है। पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो पूरी कौम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ये देखिए, ये 2 बड़े मुतालबात हैं। 9 मई का इल्ज़ाम लगा के तहरीक इंसाफ पे जो पिछले 2-2.5 साल से जुल्म सितम किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ 9 मई की जिम्मेदार है, तो तहरीक इंसाफ तो कह रही है इसको लाएं किसी जुडिशल कमीशन में, किसी ऐसे फोरम पे लाएं जो गैर जानिबदार हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको लेके आएं, एक जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पे मुश्तमिल, और जो 26 नवंबर को और उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है, तो वो इस इल्ज़ाम को झुटलाती है गवर्नमेंट कि उन्होंने कोई किया। हम 9 मई के इल्ज़ाम को झुटलाते हैं, तो आगे बंद गली से निकलने का रास्ता तो यही है ना कि फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक जुडिशल कमीशन बने, इस पर सुप्रीम कोर्ट का बेशक फुल कोर्ट का जुडिशल कमीशन बना दें, बेशक आप उसमें कुछ सीनियर 3 जजेस, उसके 2-3 जो सीनियर 3 जजेस हैं उन पे मुश्तमिल बना दें, ताकि इस बंद गली से निकले ये कौम, आप आगे की तरफ चले। अब मैं बात बंद करूंगा, खत्म करूंगा तो इख्तियार वली साहब कहना शुरू कर देंगे कि 9 मई को तहरीक इंसाफ ने बड़ा जुल्म किया था। मैं कहूंगा 26 नवंबर को इख्तियार वली साहब की गवर्नमेंट ने बड़ा जुल्म किया था। तो हम चाहते हैं कि मामला आगे चले ना। फिर सियासी कैदी हम क्यों कहते हैं, इस बात को भी जरा समझे आप। अगर ये सारे लोग 9 मई के मुजरमान या मुल्जमान हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, मैं इख्तियार वली साहब के जरिए इनकी गवर्नमेंट के सामने कुछ नाम रखता हूँ। सबसे पहला नाम, तहरीक इंसाफ के 2 बड़े ओहदेदार थे इमरान खान के बाद, एक का नाम है शाह महमूद कुरैशी, वो वाइस चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, और दूसरे का नाम है असद उमर, वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे। दोनों पे एक जैसे इल्जाम लगे 9 मई के, दोनों का नाम साइफर के केस में आया, FIR में है साइफर की। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ की इदारों से तसादम की पॉलिसी की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा हूँ। यानी कि उन्होंने वो बयानिया या वो नैरेटिव दोहराया जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना उन्होंने कोई इस किस्म की स्टेटमेंट दी, और रिजल्ट क्या है, शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान पे इल्जाम नहीं लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो वो जेल में है। तो इसलिए हम कहते हैं ये सारे सियासी कैदी हैं। ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है जिसको आप सानिया भी करार देते हैं और
और जी। पाकिस्तान की तारीख का ब्लैक डे भी करार देते हैं। डॉक्टर मुराद रास को आपने जी। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मेन मुजरम है, इसने 27 कालें की हैं। उसने प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पाक साफ हो गया। आजकल वो इमरान खान के खिलाफ फिरता है, फयाज हसन चौहान, वो 9 मई के एफआईआरों में नामजद था। अरेस्ट होते वक्त तक वो इमरान खान जिंदाबाद के ठीक है नारे सर। लगा रहा था। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छा हुआ, ठीक है सर, सुन लेना, आपका उसका मौकिफ सॉफ्टवेयर हम अपडेट तक हुआ। आ गया है। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जो भी कसूरवार है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर हम हुकूमत की बिल्कुल बात है। करें तो हुकूमत का मूड इस वक्त क्या है? इख्तियार वली खान साहब से बात कर लेती हूँ। सर, कहिएगा कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ दे सकती है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत इनको वहां पे रिलीफ दे सकती है जहां पे ये हुकूमत के पास फंसे हुए हैं। ये कहते हैं कि कुछ कैदी इनके पास हैं, इनके पास लिस्ट होगी, जो ये समझते हैं कि वो सियासी कैदी हैं, हम उस पर गौर कर सकते हैं, हम उसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये अगर पार्लियामेंट की कोई बात करें तो हम उसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहाँ पे इनको कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। बानी पीटीआई को हम देसी मुर्गे भी खिला रहे हैं, वर्जिश की मशीन भी दे रखी है, और कोई हेल्प चाहिए तो वो भी कर देंगे। लेकिन अगर ये कहें कि 9 मई को यकसर भुला दो, और वो तो हमने नहीं किया। ये पीटीआई का अच्छा। एक नैरेटिव हुआ करता था, और ये बोलते थे, ये कहते होते थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है तो फिर आप शाह महमूद कुरैशी के लिए क्यों रिलीफ मांग रहे हैं? फिर आप दूसरों के लिए क्यों रिलीफ मांग रहे हैं? तो अगर कोई सियासी कैदी है तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन अगर कोई 9 मई में मुलविस है तो फिर तो बकौल आपके वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फिर तो वो आपके बंदे नहीं है, वो तो फिर आर्मी के अपने लोग हैं, तो उनको फिर लेने दे एक्शन और करने दे उनको। लेकिन जी। हकीकत ये है कि एक ही दिन, एक ही तारीख को बैक वक्त पिशावर के रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई, चागी के निशान को जलाया गया, चकदरा फोर्ट पर हमले हुए, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमले हुए, कर्नल शेर का मुजस्समा तोड़ा गया, एमएम आलम के जहाज को जला डाला, जिना हाउस को जला डाला, ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगा दी गई। तो ये कौन थे? ये कोई एक बंदा, कोई और आया? इतनी मुनज्जम साजिश कोई और कर सकता है? मैं आपको फिर कहता हूँ, अगले आपको चंद दिनों में ये भी मालूम हो जाएगा, जो हम आपको कहते हैं कि इन तमाम वारदातों का जो 9 मई की एक तारीख में सैकड़ों वारदातें हुई हैं, इसमें सैकड़ों वारदातें हैं, इसका मास्टरमाइंड तहरीक इंसाफ का अपना बानी चेयरमैन इमरान खान जी। और उसके साथ जितने 5, 6, 7 मरकजी किरदार हैं वो मुलविस हैं। 3 माह तक वो जमान पार्क में बैठकर वो ये साजिश बुन रहे थे कि हमने किस इख्तियार वली तरीके खान से साहब, आपने बड़ा अच्छा तुर्की नुक्ता उठाया है। तुर्की डीजी आईएसपीआर साहब ने भी आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि 9 मई एक साजिश थी और जो भी इसके पीछे था या मास्टरमाइंड था या सहूलतकार था उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपने जिक्र किया मास्टरमाइंड का, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई मिलिट्री ट्रायल चल सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अब आगे मुझे इसका इल्म नहीं है कि कोर्ट मार्शल जिस हजरत का हुआ है, जनरल फैज का, अब वो क्या मानता है कि अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हुई 9 मई में और फिर उसने ये सब कुछ किया हो उस वक्त के इमरान खान के कहने पर, उसकी सलाहकारी पर, उसकी रहनुमाई है, वो उसकी क़यादत में, तो फिर तो डेफिनेटली इमरान खान जो है तो उसकी फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उसका हो सकता है। और दूसरा, मिलिट्री कोर्ट की अक्सर ये मैं आज देखता हूँ पीटीआई वालों को, ये भी बड़े मजे के लोग हैं ना, बड़े मजे से कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, बड़े मजे से कहते होते थे हम कोई गुलाम है, अमेरिकी गुलामी नामंजूर। आजकल सुबह उठते साथ ही अपने ट्विटर से सब कहते हैं कि देखती आंखों और सुनते कानों, आपको इमरान अहमद नियाजी और रिचर्ड ग्रेनेल का सलाम। जी। तो इनकी पॉलिसियां तब्दील होती रहती हैं।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं इनकी जो पॉलिसीज है वो तब्दील होती रहती है। इख्तियार वली खान साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमिर मुगल साहब का भी मौक़िफ़ ले लेती हूँ। आमिर साहब बताइएगा कि DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी से आज कह दिया है कि जो 9 मई में हुआ और जो भी सहूलतकार थे या फिर मास्टर माइंड थे उन्हें सजाएं होंगी। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखें जी, मेरे सवाल का तो जवाब इख्तियार वली साहब ने दिया नहीं। मैंने तो 2 नाम दिए हैं, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का। दोनों बेगुनाह है 9 मई में। मैं ये नहीं कह रहा कि असद उमर को मुजरिम है या वो कोई जिम्मेदार है 9 मई के। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने दोनों पे एक जैसा इल्जाम लगाया। शाह महमूद कुरैशी तो कराची में थे, अपनी बीवी के पास उसका इलाज करवा रहे थे 9 मई को। तो शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये ट्वीट नहीं की असद उमर की तरह कि इमरान खान इदारों से टकराव की पॉलिसी जो है वो उसकी चूंकि थी, इसलिए मैं तहरीके साहब छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी 1.5 साल से जेल में है और इसलिए असद उमर को जो उन्होंने रिलीज कर दिया है। यही तो इख्तियार वली साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये सियासी कहती है ना। आमिर, अच्छा आमिर मेरी जी बात जी सुने, मेरा सवाल है, आप जी। असद उमर साहब को अंदर कराना चाहते हैं या शाह महमूद कुरैशी को बाहर लाना चाहते हैं, ये बताइए। मैं यही तो बता रहा हूँ कि यही तो सियासी, आप कहते हैं ना मैं सियासी आपसे कैदी अगर है तो हम सवाल बोलते हैं। मैं यही तो बता रहा नहीं, हूँ मैं सवाल कि असद उमर भी मैं उसमें सवाल बेगुनाह आपसे है कर रहा और शाह महमूद कुरैशी भी बेगुनाह है। एक बंदे से जी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, असद उमर ने कोई खुशी से तो नहीं ना की, आपने जबरदस्ती करवाई, उसको ब्लैकमेल किया, उसको बोला तुम्हें जेल में रखेंगे, प्रेस ना कॉन्फ्रेंस करवा ली, ना वो मान गया, अगर शाह हम महमूद कुरैशी नहीं माना। नहीं देखिए, अगर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा सकती होती तो आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराई जाती, आज आप टीवी तो पे कैसे कोई बोल रहे बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता। यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। हैं? अच्छा, जी। इसका मतलब ये है, कि आप असद उमर से ज्यादा बड़े कद काट के और बड़े तकड़े लीडर हैं। कद तो उसी का बड़ा होता है जो खड़ा रहे, प्रेशर बर्दाश्त करे। कद तो ठीक उसी का होता है ना। कद उसका तो नहीं होता जो ठीक प्रेशर आए और दौड़ जाए और हथियार डाल दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ये तो चलिए अंडरस्टूड सी ठीक है, बात है। इख्तियार वली खान साहब और आमिर मुगल साहब, हम कंटिन्यू करेंगे, मुज़ाकरात की भी बात करेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद सियासी सूरत हाल क्या हो सकती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। आमिर मुगल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, कहिएगा कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि 31 जनवरी तक जो मुज़ाकराती अमल है वो मुकम्मल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, अगर 31 जनवरी तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते और कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता और सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, एक तो हमने अपनी दिलचस्पी और अपना सिंसियरिटी शो की है मुज़ाकरात के लिए, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। अगर इसको ये गवर्नमेंट बॉदर नहीं करती और ये नहीं समझते कि हमें मुज़ाकरात के ज़रिए या एक बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने और आगे की तरफ जाना है, तो तहरीके साहब डेफिनेटली जो हमने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया हुआ है, फिलहाल हमने उसके पहले स्टेप में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमने उनसे गुजारिश की है कि वो अपने जो रेमिटेंस भेजते हैं वो कम कर दें। तो इसका हम सिलसिला फैला भी सकते हैं और इसके आगे फिर हम मजीद जो इसके और भी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है वक्त आने पे डिस्क्लोज की जाएंगी। तो सर, जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो 9 मई से बड़ा जुर्म है। तो क्या हुकूमत कमेटी है, उनके कहने पर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले सकते हैं? नहीं, देखें, हमने तो ये कहा हुआ है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक या इसकी कॉल वापस लेने को तैयार हैं। हमारे मुतालबात पे अमल किया जाए ना। जब देखिए, आप हमारा पॉइंट समझे, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, सारे जुल्म और सितम के बावजूद हमारे उम्मीदवार हमारे नॉमिनेशन पेपर छीन लिए, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, हमसे सिंबल छीन लिया। जब हमने इलेक्शन फिर भी जीत लिया 2 ताई अक्सरियत से, तो आपने इलेक्शन रोक दिया, पार्लियामान फतह कर ली। उसके बाद हमने जाना था सुप्रीम कोर्ट में। एक सुप्रीम कोर्ट पे एक ऐसा शख्स आके बैठ गया जो बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में मरा जा रहा था। उसने तहरीक इंसाफ का केस नहीं लगाया। जब देखा कि वो रिटायर हो गया है और उसकी जगह कोई ऐसा जज आ रहा है जो इनका प्रेशर नहीं ले रहा, तो इन्होंने क्या किया, 21 और 22 अक्टूबर की रात को सुप्रीम कोर्ट फतह कर ली, 26 ने आईनी तरमीम करके। जब आप हमारा पार्लियामान का रास्ता बंद कर देंगे, जब आप हमारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद कर देंगे, हम आए 26 नवंबर को
इस्लामाबाद में एहतजाज करने। सर तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो नतीजा खेज भी तो बनाना है। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं और इन्हें नतीजा खेज बनाना है, तो तमाम पार्टीज को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इख्तियार वली खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा जा रहा है और इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए और बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए। तो क्या इस तरह की ऑफर खान साहब को की गई है? नहीं, ऑफर हमारा क्या काम है, काम इनको ऑफर करें। ये तो अपनी मुतालिबात के, जिस तरह आमिर मुगल ने कहा ना कि हमारे पास तो मुतालिबात की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और हमने हुकूमत को दी है, तो ये इनके मुतालिबे हो सकते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये मुतालिबे करेंगे और हम उसको देखेंगे जो विद इन द सर्टन ऑफ लॉ। तो इख्तियार वली खान साहब, ये जो मुज़ाकरात हैं फिर ये किसकी ख्वाहिश पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात इनकी ख्वाहिश पर हो रहे हैं। ये इन्होंने तहरीक आर्मी इंसाफ की चीफ को ख्वाहिश पर? कहा था, इन्होंने कहा था कि अच्छा। हम आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, DGISI हमारे साथ बात करे। ये तो गुज़श्ता 7-8 महीनों से यही कह रहे थे। तो आखिर में जब 3 बार उन्होंने इसको टर्न डाउन किया और इनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशवरा दिया कि आप जाइए और अगर आपने कोई मुज़ाकरात करने हैं और आप खुद को सियासी जमात समझते हैं, तो आप सियासी जमातों के साथ बैठे, हुकूमत के साथ बैठे, तब ये आए हैं। और अभी ये इन्होंने पलंदा मुतालिबात का एक बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये देखिए, इनको भी पता है कि कौन से मुज़ाकरात हैं, कौन से मुतालिबात ऐसे हैं जो मानने वाले हैं, कौन से हैं जो नहीं मानने वाले। अगर आप अदर दिन 9 मई कोई बात करेंगे तो उस पे बात हो भी सकती है, या अमेरिका वगैरह से आपको प्रेशर डलवा लेंगे हुकूमत पर। तो ये बाजू हमारे भी आजमाए हुए हैं और आपके भी आजमाए हुए हैं। हमने पहले भी ये अमेरिका का प्रेशर ही था और हमने 5 के बदले 6 एटमी धमाके किए। हमने जो प्रेशर सस्टेन किया है, हमारी हिस्ट्री है। आप अभी नए हैं, आप अभी सीख रहे हैं। आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ है पीछे बड़ा बड़ा लर्नर लिखा हुआ है, आप सीख रहे हैं और सीखें। हम खुद सीख रहे हैं, आपको भी सीखना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि जिस जमात पर और जिस लीडरशिप पर साहब आप यही कह रहे हैं कि प्रेशर डलवा कर, अगर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। कैसे दूंगा आपको? आप जरा सवाल करके फिर देखिए, मैं यहाँ पर खुद की पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बैठा। आई एम रिप्रेजेंटिंग फेडरल गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो जो उन्होंने चार्जशीट लगाई है, मुझे उसका जवाब तो दे लेने देना, मैं उसका जवाब तो दे दूं। देखिए जी जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हम इनको ये कहते हैं कि आप अपने जो मुतालिबात हैं वो लाएं, लेकिन जो लैंड ऑफ द लॉ जो होती है उसके अंदर जो चीजें आती है उसमें आपको रिलीफ देंगे। लेकिन आप बोलेंगे विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन बानी को जाने दें, ये मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता, ये होने वाला काम है ही नहीं। इस पे आप अपना वक्त भी जाया ना करें, पार्लियामेंट का भी ना करें, हमारा भी ना करें। जो चीजें करने वाली हैं वो लाए, वो हम करेंगे। एक बात। नंबर 2, इन्होंने चार्ज लगाया 26 नवंबर का, तो 26 नवंबर आप ये भी समझते हैं कि वो भी हमने किया है। 9 मई भी आपने किया है, आपने नहीं किया वो भी किसी और ने किया है। खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे आप दूध के धुले हुए हैं। आपका ऐसा कोई एक एहतजाज मुझे बताइए जिसमें 10-15 बंदे आप खा नहीं जाते। आप 10-15 बंदों को खा के ले जाते हैं, साथ मार देते हैं। आपका लीडर स्टेज पे कंटेनर पे खड़ा होता था, एक तरफ तकरीर कर रहा होता था, दूसरी तरफ लोग मर के नीचे गिर रहे होते थे और उसकी तकरीर नहीं रुकती थी। 2-4-15 बंदे मरना कोई बात ही नहीं है। पेशावर के APS वाक़े में 150 बच्चे शहीद हो गए थे। इमरान खान 17 दिन बाद आया था, 17 दिन बाद यहाँ पे आपकी हुकूमत थी। कूचा रिसालदार में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। आपके लीडर को आज तक वहां पे जाने की तौफीक नहीं हुई और यहाँ पर आपकी हुकूमत है। जानी खेल में, बनू में लोगों ने अपनी लाशें सड़क पर रख दी थी, लेकिन आपके किसी एक लीडर को जाने की तौफीक नहीं थी। कोयटा में वली खान साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपका मौकिफ हम तक पहुंच गया है। आमिर मुगल साहब से भी बात कर लेते हैं, लास्ट कमेंट उनका ले लेते हैं। सर, कहिएगा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते तो क्या आखिरी ऑप्शन फिर से एक और धरना और मार्च होगा? देखें जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिंपल एक छोटी सी बात कहूंगा। इन्होंने कहा कि हमारी प्रेशर लेने की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री इख्तियार वली साहब, पूरी कौम को पता है 1997 में जब ML कांसी को
अमेरिकन FBI यहाँ से मावराए अदालत पकड़ के लेके गई। उस वक्त यहाँ के वजीर आजम नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के। आप बोलिए और फिर उसके जवाब आप बोलिए, मैं फिर जवाब देता हूँ, आप बोलिए। सुने तो आप जवाब देना। एमल कांसी को नवाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए मावराए अदालत FBI DG खान बिस्मिल्लाह होटल से पकड़ के लेके गई थी। ये आपकी तारीख और हिस्ट्री, आप मुझे तारीख और हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, अपनी तारीख और हिस्ट्री पढ़े नून लीग की कि वो कितना को प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो ये है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया में उसके लिए अगर आवाजें उठ रही हैं तो हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस रजीम की मर्जी से और कहने पे इस पाकिस्तान में ये तब्दीली आई थी, रजीम चेंज हुई थी, अगर वो रजीम जा रही और दूसरी रजीम इस तब्दीली के साथ खड़ी नहीं हुई है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनसे सिर्फ आमिर मुगल साहब और इख्तियार वली खान साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है। शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात आया नतीजा खेज साबित होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि 9 मई एक मरबूत साजिश थी। जो इस साजिश के पीछे थे, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका है और 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई थीं, जिसके बाद कुल 85 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल सजाएं सुना चुकी है। इससे कबल 21 नवंबर को 25 अफराद को 9 मई हमलों के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई थी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी जरिए मौजूद हैं, जैसा कि आइन और कानून ने जमानत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से मुल्जिमान को सजाओं को आइन से मुतसादिम करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान किया था, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला करे। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के तहत दी जाने वाली सजाओं का अपील और दीगर फोरम्स पर दिफा कर सकेगी। ये वो सवाल है जिसके साथ हम प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान साहब, जो कि माहिर हैं कानूनी और आईनी उमूर के। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मैं यही रखूंगी सामने कि अब तक अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो 85 मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। अब ये जो 85 मुजरिमान हैं, इनके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर जाकर वो इन सजाओं को चैलेंज कर सकते हैं? क्या तरीक़ाकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत, आपका शुक्रिया। जब 9 मई का इंसिडेंट हुआ तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग जो थे वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिसेज़ के ऊपर गए और पूरे मुल्क के अंदर 62 के करीब जो हैं वो ब्रेकआउट्स हुए। 4 अरब के करीब जो है वो जो सरकारी अमलाक है उन्हें नुकसान पहुँचा और उसके बाद जो आपके शहीद थे या शुहदा थे उनके जो मकबरे थे या यादगारें थीं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, उनके स्टैचूट्स को जी। अब उसके बाद ये है कि पाकिस्तान का आइन कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मिलिट्री लॉज की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है, उसको आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो ट्राई कर सकते हैं और जब आप आर्मी एक्ट के नीचे लेके आते हैं तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। और ये लॉ पाकिस्तान के अंदर 1967 से लेके जो है 23 अक्टूबर 2023 तक जब जजमेंट नहीं आई थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, उस वक़्त तक आपका आइन और कानून था। और आज भी आइन और कानून इसलिए है कि वो 23 अक्टूबर की जो जजमेंट थी वो पाकिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट जो थी उसके अंदर जो एपलेट बेंच बना हुआ है उसने उसको 13 दिसंबर 2023 को सस्पेंड किया और उसी एपलेट बेंच ने जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर किया कि आप इन सेंटेंसेस को अनाउंस कर सकते हैं। अब अगर आप देखा जाए तो 1972 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के अंदर 1875 ऐसे सिविलियंस हैं जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री एक्ट के नीचे कॉग्निजेंस किया गया और उनके जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आए और ये सारे सिविलियंस से, जिसमें आपका आर्म सिविलियंस भी था, जिसमें आर्मी के सर्विंग सिविलियन ऑफिशल्स भी थे, इंटेलिजेंस ऑफिशल्स भी थे, आपके स्पाइज भी थे, गलभूषण जैसे लोग भी थे और जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं या उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं या आपकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन पर अटैक करते हैं,
उसमें से 2018 से लेके 2022 तक जो है वो पीटीआई का जो टेन्योर था उसके अंदर 180 ऐसे सिविलियंस थे जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्राई किया। अब अगला आपका सवाल ये है कि उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे सेंटेंस देता है तो उसका फेज़ 1 ये है कि चूँकि ये भी जितने भी आपके लोग थे, जो 103 लोग थे जिनको इसके अंदर डाला गया, 18 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ाएं पूरी थीं, वो फर्स्ट फेज़ के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया। 25 को जो है वो पहले फेज़ के अंदर 2 से 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 60 के करीब ऐसे थे जो रह गए थे, उन्हें कल जो है वो 2 से 10 साल की सज़ाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। अब ये है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो इन सज़ाओं को कंफर्म करेगा सेक्शन 119 और 120 जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है, और अगर ये सज़ाएं कंफर्म हो जाती हैं और उससे पहले इन्हें पार्डन भी दी जा सकती है जो सेक्शन 131 पाकिस्तान आर्मी एक्ट है। उसके बाद ये है कि इंटरनली आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो एक कोर्ट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 133(20) के नीचे, और उसके बाद भी अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो फिर ये है कि आप पाकिस्तान की हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है उसको इन्वोक कर सकते हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 185 जो है उसको इन्वोक कर सकते हैं, और उसके बाद भी मुतमिन नहीं है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 188 जो है जो रिव्यू जुरिसडिक्शन है वो इन्वोक कर सकते हैं। और ये मामला पहली दफ़ा 1975 के अंदर जो आज सवालात उठ रहे हैं फेयर ट्रायल के ऊपर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर, या अपनी मर्जी के वकील के ऊपर, या उसके बाद फेयर ट्रायल के ऊपर, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 1975 के अंदर उसने पहली दफ़ा FBLE के केस के अंदर डिसाइड किया कि ये मिलिट्री लॉज के नीचे जो मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस के ट्रायल हैं, ना ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हैं, ना आर्टिकल 25 की डिस्क्रिमिनेशन है, और ना ही ये है कि इससे कोई फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने राइट ऑफ अपील जो है वो जुडिशल रिव्यू के तौर पे आर्टिकल 199 को दिया, और 52 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस तरह के मैटर्स जो है वो चल रहे हैं, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने मिलिट्री ट्रायल का मुकदमा ज़ेर समात है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो क्या वो इन सजाओं पर असरअंदाज होगा? देखिए, बात यह है कि जो आपका लॉ था जो 67 का था उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है 60 साल पीछे जाके जो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो है अल्ट्रा वायरस किया, जबकि 12 उसको इंट्रा वायरस कर चुकी थी। और जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर की जो है किसी लॉ को एक दफ़ा इंट्रा वायरस कर दे तो उसको आप दोबारा जो है वो अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते, और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उससे बड़ा बेंच जो है वो तश्कील देना पड़ेगा, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा लकूना था। अब ये है कि चूँकि ये सज़ाएँ जो हैं वो बुनियाद करती हैं उस 23 अक्टूबर की जजमेंट के ऊपर। अगर 23 अक्टूबर की जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो जजमेंट जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, तो ये सज़ाएँ जो हैं वो कंफर्म तस्वर होगी, और वो रेगुलर प्रोसेस जो है अपील का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट जाने का वो चलता रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 23 अक्टूबर की जजमेंट ठीक है और ये अमेंडमेंट्स जो 1967 के अंदर गलत थी, तो ये सारी सज़ाएं जो हैं ये कलअदम तस्वर की जाएंगी, और उसके बाद ये है कि ये मामला एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो इन अकॉर्डेंस देखेगा। तो अभी भी जो सज़ाएं दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे दी गई हैं। अगर ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना होता तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर्स बेंच क्यों कहता कि आप इन सेंटेंसेस को सुनाएं। और उसके बाद ये है कि ये अभी भी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा ये सारी पॉलिटिकल डायकॉटमी है, और एक ऐसी चीज़ जो है जिसको पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल किया गया है, जो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके इमरान खान साहब के दौर तक इन ट्रायल्स को होता आया है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसके बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाना। इमरान खान साहब का जिक्र किया है, इसी से मुतालिक सवाल कर लेती हूँ। DG ISPR साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो भी 9 मई के मास्टर माइंड हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर ये मामला ये होता कि 1, 2 या 3 जगह पे ऐसे इंसिडेंट आते तो शायद इस बात को समझा जाता कि ये इंडिविजुअल एक्ट्स है।
अब आप ये देखें कि पेशावर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके रावलपिंडी तक, रावलपिंडी से लेके फैसलाबाद तक, फैसलाबाद से लेके मर्दान तक जो है, और मर्दान से मियाँ वाली के अंदर ये आपको इंसिडेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो अगर ये इंसिडेंट नज़र आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं है, इसके पीछे या कोई प्रोवोकेशन है, या कोई इंस्टिगेशन है, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जो था ये चीज़ें एक्सरसाइज की गई हैं। और अब ये जो फेज़ 2 है उसके अंदर जो है कि फेज़ 1 के अंदर जो डायरेक्ट लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे उनको पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर जो है वो ट्राई करके सेंटेंसेस कर दी गई हैं। और अगर फेज़ 2 के अंदर ये एविडेंस रिकॉर्ड पे आ जाती है और उस एविडेंस जो है वो क्रेडिबल है और कॉरबोरेट करती है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, या एक प्लानिंग थी, या एक इंस्टिगेशन थी, या इसके पीछे एक प्रोवोकेशन थी, या एक प्लान चीज़ थी, अगर वो चीज़ ऐसी आ जाती है तो कोई भी शख्स ऐसा हो, चाहे वो मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या एक आम शहरी है, उसको आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जाके कॉग्निजेंस कर सकते हैं, जो कि आपका लॉ ऑफ द लैंड है। और अगर आप उसे कर सकते हैं तो फिर उसके नीचे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और वो ट्रायल उसी तरह होगा कि जिस तरह इन लोगों के आए हैं, लेकिन इसके अंदर नेचर ऑफ ऑफेंस जो है उसका फ़र्क होगा। अच्छा हाफिज एहसान साहब, अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सजाएं दी हैं उन पर बात करें तो इंटरनेशनली इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। अगर हम बरतानिया की बात करें, अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, यूरोपीय यूनियन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कोई तब्दीली हो सकती है, इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए जन्नत, बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो हैं वो 9 मई के बाद शुरू होते और पाकिस्तान के लॉ को अमेंड किया जाता, तो एक ये कहा जा सकता था कि ये एक एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर जो है जानबूझ के जो है वो आपने लॉ को बनाया है और आपने सिचुएशन स्पेसिफिक लॉ बनाया है। अब आपने लॉ 1967 से बनाया, 1975 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको वैलिडेट करती रही है, चाहे 1975 है, 95 में जजमेंट आई, 2007 में जजमेंट आई, 2015 के अंदर फुल कोर्ट की आई, 2007 के अंदर फिर 5 मेंबर्स बेंच आई और फिर 19-20 के अंदर चल रही हैं। तो अगर ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये ट्रायल ना होते तो अमेरिका या बरतानिया जो है या आपका यूनाइटेड किंगडम है वो इससे पहले भी कह देता है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल ठीक नहीं है। ये ट्रायल तो 1972 से स्टार्ट हुए हैं और मैंने 2022 तक आपको फिगर दिया है कि 1875 लोग हैं और पीटीआई के दौर के अंदर 180 लोग हैं। तो इन तमाम टेन्योर्स के अंदर जो है कभी भी इन गवर्नमेंट्स ने ये नहीं कहा कि जी ये ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता इस चीज़ के अंदर है कि उनके अंदर मिलिट्री लॉज अपने भी हैं, उनके अंदर वो लोग उनको स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के अंदर करते हैं और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो 35 हैं उनके अंदर अगर मिलिट्री लॉज या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे लॉज की वायलेशन है तो उसको आप जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल या पब्लिक ऑप्टिक्स की एक स्टेटमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ या ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो गलत है। उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बात की है और वो इशू आज से 50 साल पहले डिसाइड दे रही है मुजरिमान को, वो आइन और कानून के हैं। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।